आज हम देखते हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर पहला लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से जो कुछ क्वेश्चन आती है उनको आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप में देखते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इस चैप्टर के तहत हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं इस चैप्टर के जो थंबनेल देख रहे हैं आप, यह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसके अंतर्गत हम 45 महत्वपूर्ण प्रश्न का हल भी देखेंगे। हाँ, ये देखिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। यहां जो आपको लिखा हुआ यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2025-26 नहीं, 2026-2027 थोड़ा मिस्टेक हो गया है। फिर आगे क्वेश्चन हम देखते हैं इससे रिलेटेड। कहा जाता है लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है। लोकतंत्र होता ही है जनताओं का, लोकतंत्र जनताओं का होता है और इसका जो मुख्य आधार कहा जाता है, ये तानाशाही तो होगा नहीं, सेना नहीं होगा, राजा भी नहीं होगा। इसमें सबसे पहला जो है लोकतंत्र का मुख्य आधार जो बनता है, लोकतंत्र किस पर आधारित है, तो यह हम जानते हैं लोकतंत्र जो आधारित है वह जनताओं पर है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक देश है, कैसा देश है? भारत एक कैसा देश है? अभी से पहले जब राजाओं का शासन चलता था उस समय हम लोग कहते थे यहाँ जो है ना राजाओं का शासन चलता है, इसे राजतंत्र कहते हैं। यह अभी नहीं है। अभी जो है वर्तमान समय में देखा जाए, यहाँ जो है भारत में जनताओं के द्वारा शासन किया जाता है। यहाँ का मालिक जो होता है, भारत का जो वर्तमान समय का जो मालिक है वह जनता है और अपना प्रतिनिधि खुद से नियुक्त करता है। इसीलिए देखा जाए तो इसमें पहला जो ऑप्शन आ रहा है राजतंत्र, ये भी नहीं होगा। लोकतांत्रिक कैसा है? यहाँ कैसा देश है? यह लोकतांत्रिक वाला देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक वाला देश है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत के संविधान से थोड़ा हम एक और बात जान लेते हैं। संविधान के जो जनक, संविधान के जो जनक कहते हैं वह है कौन? संविधान के जनक, संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। संविधान हमारा जो बना था उसको बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। यह संविधान बनकर के जो तैयार हो गया था, यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। उसके बाद इस संविधान को जो लागू किया गया है, वह जो लागू किया गया है 1950 ईस्वी को। 1950 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान, थोड़ा संविधान की भी परिभाषा जान लेते हैं। संविधान कहते किसे हैं? किसी भी सामूहिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम की आवश्यकताएं होती है उसे ही संविधान कहते हैं। जिस प्रकार से किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियम होती है, कुछ मूलभूत नियम की आवश्यकताएं होती है, उसी का संविधान कहते हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मतदान का न्यूनतम उम्र कितना है?
मतदान का न्यूनतम उम्र जो है, उससे पहले हम यह भी जान लेते हैं भारत में मत डाल कौन सकता है। मत जो डालता है, आखिर डालेगा तो कौन डालेगा। सबसे पहला जो नियम है यह है कि आप कहां के नागरिक हो। आपका जो मत डालने का जो नियम है, सबसे पहला जो नियम कहता है आप कहां के निवासी हो। आप भारत के निवासी होना चाहिए आपको। उसके बाद आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। आप उस क्षेत्र के नागरिक हो जिस क्षेत्र में मतदान की जिस क्षेत्र में मतदान हो रहा हो, और साथ ही साथ आपका मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। और आप जान लीजिए मत डालने का जो न्यूनतम उम्र है, कम से कम उम्र है, जो निश्चित उम्र बताया जाता है वह है 18 वर्ष। कितना वर्ष? 18 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेल्जियम किस महादेश में स्थित है। बेल्जियम है यूरोप महादेश में स्थित। किस महादेश में स्थित है? यूरोप महादेश में स्थित है। और आप जानते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम में जो घटना हुई थी वह भाषा पर आधारित था। किस पर आधारित था? भाषा आधारित घटना था। और यहां जो भाषाएं थी, बेल्जियम में 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। डच, दूसरा था फ्रेंच, और तीसरा था जर्मन। डच, फ्रेंच और जर्मन। आप जान लीजिए बेल्जियम में जो घटना हुई थी वह भाषा के आधार पर घटना हुई थी। सब अपने अपने भाषा की महानता के लिए, सब अपने अपने भाषा की उपलब्धि के लिए मेरा भाषा को राजभाषा, मेरी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कीजिए, इसी वजह से वहां घटना हुई थी। बेल्जियम में 3 प्रकार की भाषा, इसी प्रकार से इसकी राजधानी में भी 2 प्रकार की भाषा, पहला था डच और दूसरा था फ्रेंच। वहां भी घटना जो हुई थी वहां भी भाषा के लिए हुआ था। अंत में सरकार ने राज और राजधानी दोनों को अलग अलग करके सबको अपना अपना भाषा की महत्वता दे दी थी। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन हम देखते हैं। यह क्वेश्चन है बेल्जियम की राजधानी कहां। अभी से पहले देखिए, पहले क्वेश्चन में हम देखे थे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। कहां है बेल्जियम की राजधानी? ब्रुसेल्स है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेल्जियम में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। बेल्जियम में 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। 3 प्रकार की भाषा कौन थी? अभी देखे थे, पहला था डच, दूसरा था फ्रेंच और तीसरा था जर्मन। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषी थे। डच, फ्रेंच और जर्मन। तो इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंच भाषी लोगों की प्रतिशत, हम जानते हैं इसमें 40% थी। कितने प्रतिशत थी? 40। जर्मन का था 1%, डच का था 59%, फ्रेंच का था 40% और जर्मन का था 1%। तीनों को अगर मिला दिया जाए तो आपका 100% हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत थे। अभी पहले देखे हैं इसकी प्रतिशत जो थी वह 1%। कितनी प्रतिशत? 1% थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका आजाद कब, स्वतंत्र कब हुआ था, आजाद कब हुआ था। श्रीलंका से पहले हम जानते हैं हमारा देश आजाद हुआ था, वह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। फिर एक और बात देख लेते हैं, पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, तो वह भी हुआ था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। अब कहता है श्रीलंका कब आजाद हुआ था या श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था, तो वह हुआ था 1948 ईस्वी को। कब हुआ था, 1948 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन था। देखिए, एक होता है जाति, दूसरा होता है समुदाय। श्रीलंका में घटना घट गई थी, श्रीलंका में भी जो घटना घटी थी वह घटना था भाषा आधारित। कौन सा घटना था, भाषा पर आधारित घटना घटा था। श्रीलंका में घटना जो घटा था वह भाषा पर आधारित घटना घटा था। श्रीलंका में अपनी भाषा को मान्यता देने के लिए वहां विवाद हो गया था, वहां घटनाएं घट गई थी। श्रीलंका में अगर देखा जाए 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। श्रीलंका में 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, पहला था सिंहली और दूसरा था तमिल। सिंहली और तमिल दोनों यह कह रहा था मेरी भाषा को मान्यता मिलना चाहिए, मेरी भाषा की प्रधानता मिलनी चाहिए। इसी वजह से वहां घटना घट गई थी। कहता श्रीलंका में, और वहां जो था कहता समुदाय पूछ रहा है, तो समुदाय में हो जाएगा, यह हो जाएगा बौद्ध। कौन समुदाय हो गया था, बौद्ध। कौन सा समुदाय था, बौद्ध। और जान लीजिए तमिल में भी 2 प्रकार की तमिल बोली जाती थी, पहला था भारतीय, दूसरा था श्रीलंकाई। श्रीलंकाई श्रीलंकाई तमिल, ठीक है। दोनों मिलाकर के जो तमिल बोला जाता था वह 18% बोला जाता था। कितना प्रतिशत बोला जाता था, 18% बोला जाता था। और यह जो था यह 5% था, यह 13% था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका में गृह युद्ध का क्या कारण था। अभी देख रहे थे श्रीलंका में घटना जो घटी थी वह किस पर आधारित थी, बेरोजगारी पर तो थी नहीं, गरीबी पर तो थी नहीं, यह थी किस पे, भाषा पर आधारित घटना थी। किस पे आधारित घटना थी, और इसका मुख्य कारण भी था, गृह युद्ध का कारण भी था भाषा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता की साझेदारी का एक रूप क्या है। सत्ता की साझेदारी वही होगी जहां जनताओं का अधिकार मिलता हो, जहां सबको एक समान अधिकार प्राप्त हो। तानाशाही नहीं होगा, राजशाही नहीं होगा, सैन्यशाही नहीं होगा, होगा कौन सा, संघीय शासन। कौन सा हो जाएगा, संघीय शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता का ऊर्ध्वाधर संबंध किससे है। तो चुनाव, यह केवल चुनाव करवाने का काम जो होता है ना, वह चुनाव, यह क्या कर, चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव करवाता है। क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। यह नहीं होगा। न्यायपालिका, यह न्याय दिलवाने का काम करता है। न्यायपालिका जो होती है जहां कानून की व्याख्या और विवादों का निपटारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका के 3 अंग होते हैं। न्यायपालिका के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है सर्वोच्च, दूसरा होता है उच्च, और तीसरा होता है अधीनस्थ। सर्वोच्च की संख्या अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो वह, उसकी संख्या 1 है, उच्च की संख्या 25 है, और अधीनस्थ जिसको हम लोग मानते हैं कि इंफिनिटिव है बहुत। राज्य के बाद जितना भी आता है न्यायालय वह सब अधीनस्थ के अंतर्गत आता है। इसमें सत्ता का ऊर्ध्वाधर संबंध यह संघवाद से है। किससे है, संघवाद से है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का कौन सी भावना को दर्शाता है। कौन सी भावना, सत्ता की साझेदारी समानता को भी दर्शाता है,
भागीदारी को भी कि मेरा क्या भागीदारी है, सहयोग भी बतलाता है, और अगला आता है यह सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यह सभी चीज को दर्शाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मैक्सिको ओलंपिक में कितने व्यक्ति भाग लिए थे? भाग तो बहुत लिए थे, लेकिन उसमें जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो आए थे, 3 थे। और कहता है कि ओलंपिक में भाग लिए थे। यह जो ओलंपिक हुआ था, यह मैक्सिको शहर में हुआ था। यह जो घटना हुआ था, यह जो इसमें जो व्यक्ति भाग लिए थे, 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति भाग लिए थे? 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति भाग लिए थे। पहला का नाम था जॉन कार्लोस, टॉमी स्मिथ, पीटर नॉर्मन। यह 3 व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया था। और यह जो भाग लिए थे वो ओलंपिक में कौन सी प्रतियोगिता थी? तो हम जानते हैं दौड़ प्रतियोगिता थी, दौड़ प्रतियोगिता। कितने मीटर की दौड़ प्रतियोगिता थी? तो हम जानते हैं 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? यह हुआ था 1968 ईस्वी में। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में हुआ था। मेक्सिको ओलंपिक कब हुआ था वह जान लिए, 1968 ईस्वी में। कहता इनमें कौन से व्यक्ति रंग भेद के विरोधी थे? जो रंग के आधार पर हमारे समाज को नहीं बांटते, यानी जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो रंग के आधार पर हमारे समाज को बांटता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रंग भेदी, रंग के आधार पर बांटना। और कहता इसमें कौन विरोधी नहीं थे? सबसे पहला बात, गांधी जी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, मंडेला, यह मंडेला नाम आता है नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 17 वर्ष तक जेल में रहकर अपने देश को आजाद करवाने का काम किए थे। दक्षिण अफ्रीका में जो घटना घट गई थी, वहां उस देश को आजाद कराने में नेल्सन मंडेला का एक अहम योगदान था। यह वैसे व्यक्ति थे जिसका संबंध, जिसको कहा जाता था कि यह गांधी के प्रवृत्ति के आदमी है। इन्होंने जेल में रह करके 17 वर्ष जेल में रहा और वहां से अपने देश को आजाद करा लिया था। इसमें रंग भेद के विरोधी कौन? यह भी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, नेल्सन मंडेला जी नहीं थे। इसीलिए यह कह सकते हैं इसमें सब जो ऐसे व्यक्ति थे जो रंग भेद के विरोधी थे। अब अगला कहता है, श्रीलंका में कैसी घटना घटी थी? हम देखे थे अभी से पहले क्वेश्चन में, वह क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं। श्रीलंका, ये देखिए क्वेश्चन, श्रीलंका में जो घटना घटी थी वह भाषा के लिए घटना घटी थी। इसके लिए घटना घटी थी, भाषा के लिए। वही क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं। श्रीलंका में कैसी घटना घटी थी? तो वह जान लेते हैं, भाषाई घटना घटी थी। कैसी घटना घटी थी? भाषाई घटना घटी थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिको ओलंपिक में किसके साथ घटना हुआ था? अभी हम जाने हैं मैक्सिको ओलंपिक जो घटना घटी वह किस किस व्यक्ति के साथ घटना घटी थी, कौन कौन व्यक्ति थे जिसके साथ यह घटना घटी थी, उसको देखते हैं। पहला कह रहा है जॉन कार्लोस, दूसरा था टॉमी स्मिथ, और तीसरा था
पीटर नॉर्मन। यह तीन ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ यह घटना घटी थी। अंत में इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। इसमें देखते हैं किसके साथ घटना घटी थी। तो इसमें पहला जॉन कार्लोस है, तो जॉन कार्लोस हो गया। दूसरा है टॉमी स्मिथ, टॉमी स्मिथ भी है। तीसरा है पीटर नॉर्मन, पीटर नॉर्मन। इसके लिए यह सब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। मेक्सिको ओलंपिक में जो घटना घटी थी वह इन सबों के साथ घटी थी, तीनों व्यक्ति के साथ घटी थी, जॉन कार्लोस, पीटर नॉर्मन और टॉमी स्मिथ के साथ यह घटना घटी थी। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मैसूर की घटना किसके साथ हुई? मैसूर की घटना जो घटी थी वह छात्रों के साथ घटी थी। किसके साथ घटी थी? छात्रों के साथ घटी थी। इसमें ऑप्शन है ए में किसान, ये नहीं होगा, छात्रों के साथ घटना घटी थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई में मराठियों के साथ जो घटना घटी थी वह कब घटी थी? 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के लोगों को विशेष सुविधा दिया गया था? पहले चैप्टर से ही क्वेश्चन यह है, जो घटना यह जो कहता है विशेष सुविधा जो दिया गया था, पहले तो बिहारियों को भगाया गया था, लेकिन फिर से वहां एक कंपनी आया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने किसको सुविधा विशेष दिया गया था, किस राज्य को विशेष सुविधा दिया था? वह बिहार और उत्तर प्रदेश था। वह राज्य था बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसमें दोनों है, तो दोनों हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिको ओलंपिक किस पर आधारित है? मैक्सिको ओलंपिक जो था आधारित, वह नस्ल पर आधारित था। वह जो घटना आधारित था वह नस्ल पर आधारित घटना था। किस पर आधारित घटना था? नस्ल पर आधारित घटना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रिटेन सरकार और नेशनलिस्ट के बीच में जो शांति समझौता हुआ था वह कब हुआ था? वह 1998 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1998 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला देखते हैं, हिंदू के संप्रदाय, हिंदू में मुख्य रूप से देखा जाए तो चार प्रकार के संप्रदाय होते हैं, शैव, वैष्णव, बौद्ध, ये तीनों है, इसीलिए हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निवास करने वाले धर्म की संख्या कितनी है? भारत में देखा जाए तो 8 प्रकार के धर्म लोग, 8 धर्म के लोग निवास करते हैं। 8 धर्म का नाम हम जान लेते हैं। पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है सिख, चौथा है ईसाई, पांचवा है जैन, छठा है बौद्ध, सातवां है यहूदी, आठवां है पारसी। यह 8 धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। कितने धर्म के लोग निवास करते हैं? 8 धर्म के लोग निवास करते हैं भारत में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड कैसी बहुल राष्ट्र थी? यह ईसाई बहुल राष्ट्र थी। कैसी बहुल राष्ट्र थी? ईसाई बहुल राष्ट्र थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युगोस्लाविया में जाति विभाजन के बाद वह कितने भाग में बट गया था? 2 भाग नहीं, 4 भाग नहीं, वह अनगिनत कई भाग में बट गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कई भाग में वह बट गया था। 2001 जनगणना के अनुसार महिलाओं की भागीदारी कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत थी? अभी से पहले हम लोग की जुबान पे एक ही शब्द आता था, किसान। किसान का मतलब सीधा होता था पुरुष, पहले कहा जाता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसी बातें नहीं है। 2001 जनगणना के अनुसार से हम यह बता सकते हैं
कृषि क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वह भी अहम भूमिका अदा करती है। अभी देखिए, हम लोग जानते हैं भारत में जो निवास करते हैं कुल जनसंख्या उसका लगभग 71% लोग, कितना प्रतिशत लोग? 71% लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। तो कृषि से रिलेटेड जो भी कार्य होता है, चाहे वह खाद हो या उससे जो रिलेटेड औजार होता है वह भी बनाता हो, या उसके लिए जो सामान ला करके देता हो, वह भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। हम देखते हैं अभी वर्तमान समय में तो नहीं, 2001 जनगणना के अनुसार से हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी कृषि क्षेत्र में 40%। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 40%। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सार्वजनिक वयस्क मताधिकार किसे प्राप्त हुआ था? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जो प्राप्त हुआ था वह न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था? न्यूजीलैंड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? यह हुआ था इंग्लैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार जो प्राप्त हुआ था वह 1918 ईस्वी में। किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1918। फिर अगला देखते हैं, विभाजन की शुरुआत कब से होती है? विभाजन का मतलब ही होता है बांटना, बांटना। और विभाजन की शुरुआत हम देखते हैं, हम अपने समाज में, हम अपने बीच देखते हैं, हम अपने समाज के बीच में देखते हैं, विभाजन की जो शुरुआत हो जाती है वह जन्म से हो जाती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसी वक्त हम कह देते हैं यह लड़का है, यह लड़की है। उसके बाद हम जाति में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं, संप्रदाय में बांटते हैं, अपने समुदाय में बांटते हैं, अपने क्षेत्र में बांटते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं विभाजन की जो शुरुआत होती है वह कब होती है? तो हम जानते हैं वह जन्म से हो जाती है। कब से हो जाती है? जन्म से हो जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है, आजादी से पहले भारत पर किसका अधिकार था? किसका अधिकार था आजादी से पहले? पहला कहता है फार्मा, ब्रुसेल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और कोलंबो। एक बात जान लीजिए, भारत जो आया था इंग्लैंड, वह एक कंपनी लेके आया था जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। यही वो कंपनी है जिन्होंने भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था, पूरे भारत को गुलाम बना लिया था। लगभग 200 वर्ष से अधिक, 200 वर्ष से अधिक समय तक इन्होंने भारत पर शासन किया था। भारत के तमाम नागरिकों को जीना मुश्किल कर दिया था। और इससे हमें यह पता चलता है आजादी से पहले भारत पर जो अधिकार था वह किस कंपनी का था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? लोकतंत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे देखा जाए तो लोकतंत्र मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष जो सामने में होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जो सामने में नहीं होता है उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। इसी वजह से हम 1 और 2 यानी हम कह सकते हैं लोकतंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकतंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में स्थित है? प्रत्यक्ष यानी सामने में जो चुनाव होता है अपने है लोकतंत्र। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को ही लोकतंत्र कहते हैं। जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को लोकतंत्र कहते हैं। कहता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में स्थापित है? और प्रत्यक्ष तो हम जानते हैं हमारे भारत देश में है। कहता है प्रत्यक्ष जो है
वह स्विट्जरलैंड। कहां है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेक्सिको ओलंपिक धावक का क्या नाम था? पीटर नॉर्मन, जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ। इसका तीनों ऑप्शन हो जाएगा डी। शायद हमको लग रहा है यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखते हैं। प्रारंभ में भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? शुरुआत में भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह जो सिन्हा जी थे यह अस्थायी अध्यक्ष थे। यह अस्थायी अध्यक्ष थे। इसको गांधी जी को राष्ट्रपिता अंबेडकर जी को संविधान के जनक, कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय की जो संख्या है वह कितनी है? आपको बताए थे 3 प्रकार के, सर्वोच्च, उच्च और अधीनस्थ। दूसरा जानते हैं उच्च और तीसरा जानते हैं अधीनस्थ। इसमें पूछा जा रहा है सर्वोच्च, इसकी संख्या जो होती है पूरे देश में एक ही है। और जान लीजिए उच्च की जो संख्या है वह 25 है। हम जानते हैं कुल मिलाकर के राज्य की संख्या 28 है। राज्य से भी ज्यादा बड़ा, एक राज्य से भी ज्यादा बड़ा एक उच्च न्यायालय होती है। राज्य से ज्यादा बड़ा एक उच्च न्यायालय होती है, राज्य से बड़ा होती है। तो इसमें पूछ रहा भारत में वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय की जो संख्या है वह 1 है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? ऐसे अगर देखा जाए राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। यहां सभी भाषा को एक समान अधिकार प्राप्त है। अगर देखा जाए पूरे भारत में लगभग 40% व्यक्ति हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया नहीं गया है। यहां किसी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है राष्ट्र की है, लेकिन आप जान लीजिए राष्ट्रीय भाषा यानी कहने का मतलब इसमें जो अधिकार प्राप्त है वह 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। भारत में जो भाषाएं बोली जाती है 22 ऐसे भाषा है जिसे मान्यता प्राप्त है, लेकिन राष्ट्र भाषा किसी भाषा को नहीं बनाया गया। इसी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ की जो भाषा है कोई भाषा को राष्ट्र भाषा बनाया नहीं गया था। अगला क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक को कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक ही एक ऐसे हैं जो हमारे बातों को सुनने का काम करते हैं, हमारी बातों को हमारे प्रतिनिधि तक, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम और राजनीतिक का ही होता है। और इसी में कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी होते हैं जो अपने लिए विश्वसनीय होते हैं, पार्टी होते हैं। कुछ ऐसे पार्टी होते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं जाति नहीं होगा, वंश नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, कौन हो जाएगा? राजनीतिक हो जाएगा। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक को कहा जाता है। फिर अगला कहता है निम्न में कौन अंतरराष्ट्रीय पार्टी है? यानी एक देश से दूसरे देश में, एक देश में भी है और दूसरे देश में भी है। अंतरराष्ट्रीय उसे कहते हैं जो एक देश से दूसरे देश तक जाता है, उसे अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। और बीजेपी नहीं है, जेडीयू भी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों नहीं होगा। और कौन सा हो जाएगा? कांग्रेस। आप इतना जान लीजिए कांग्रेस अपना लोग के यहाँ का पार्टी भी, अंतरराष्ट्रीय पार्टी भी कहा जाता है इसको। साथ ही साथ यह जैसे हम लोग अपना देश में कहते हैं ना संसद भवन, इसी प्रकार से ऐसे भी जगह है जहां संसद भवन को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं
भारत में किसका शासन है? भारत में बीजेपी का शासन नहीं है, जेडीयू का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, यह जनताओं का शासन है। क्यों कहते हैं जनताओं का शासन? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, उसको चुनने का काम हम तमाम जनताओं का होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं यह जो है शासन है भारत में, वह किसका शासन है? जनताओं का शासन है। किसका शासन है? जनताओं का शासन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति है वह द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। यह किस राज्य से संबंध है? यह हम जानते हैं झारखंड से। कहां से? और यह किस आदिवासी है? कौन से आदि है? आदिवासी। तो द्रौपदी मुर्मू कहां से संबंधित है? झारखंड से। और यह किस जाति के व्यक्ति हैं? आदिवासी। ठीक। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और हम जानते यह भी हैं कि देश के प्रथम व्यक्ति, देश के प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? तो वह कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कभी कभी इसका 6 वर्ष का भी हो जाता है। देखा जाए वह समय पर आधारित, समय के हिसाब से होता है। अगला फिर क्वेश्चन हम देखते हैं। अब धन्यवाद। तो इस अध्याय के तहत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह 45 था, जो हम आपको करा दिए हैं। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह से बिहार बोर्ड के लिए हमें फॉलो भी करें। और मेरा चैनल का नाम है SST बाय मिथिलेश सर। 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए और सारा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। यह पहले चैप्टर का क्वेश्चन था, इसी तरह से हम दूसरे चैप्टर का भी लेके आएंगे। बहुत जल्द लेके आते हैं दूसरे चैप्टर का। ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।